तीन तल्ला कोठी में न जाने कितने समय बाद ऐसी हलचल दिखाई दे रही है। सुबह सुबह एक फिएट आई, उसके कुछ देर बाद मारुति 800 और अब एक कंटेसा हॉर्न बजा रही है। तीन तल्ला कोठी यानी आरामगंज चौक का 7 लोकनीति मार्ग या 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये पीडब्ल्यूडी के नंबर 1 ठेकेदार और चौक के प्रथम नागरिक बाबू सर्वदमन सिंह का ऑफिशियल रेजिडेंस है। लेकिन आज यहां क्या हो रहा है? खबर मंगल के पान दुकान से आई है। कॉम्प्रोमाइज हो गया है जी। आए? हां, कॉम्प्रोमाइज हो गया। ओझा जी की गुमटी पर भी किसी ने इसका अनुमोदन किया। मिथिलेश के ग्रोसरी भंडार, पप्पू चाय वाले, हरी स्वीट्स और बजरंगी ढाबे तक एक ही बात कॉम्प्रोमाइज हो गया। सर्वदमन बाबू अब अपने लुहार समधी के चरणों में पगड़ी उतार कर रखेंगे। राम राम, एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गया इस बुढ़ापे में। लड़की तो लड़की, बाप भी। गोली मारने आए थे न जी, अचानक क्या हो गया? एकदम सठिया गए हैं सर्वदमन बाबू। सठियाए नहीं हैं, बहुत तेज चालू आदमी हैं। लोहरा आईएएस हो गया है तो चुप्पे चाप स्टैंड बदल लेहन। बेटवा तो एकदम में नालायक है। बुढ़ापा में दामाद की अफसरी पर ऐश करेंगे। ओ तेरी, आईएएस? और नहीं तो क्या, आईएएस बना है दिलीपुआ। जो सुन रहा है वही गश खाकर गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि आरामगंज में पहले कोई अफसर नहीं हुआ। पिछली पीढ़ी में राधे बाबू, सहाय जी, वर्मा जी जैसे कई छोटे बड़े अफसर हो चुके हैं। श्रीकंठ सिंह के सगे छोटे भाई नीलकंठ सिंह तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज हैं। लेकिन दिलीप से पहले यूपीएससी किसी ने क्लियर नहीं किया था। एक नई सुरसुरी पूरे आरामगंज चौक पर फिर से दौड़ रही है। सुबह सुबह ब्रेड बटर लेने गया हरीश खबर सुनकर अर्धमूर्छित अवस्था में घर लौटा। पानी वानी पीने के बाद थोड़ा संभला और मां से बोला, देख लेना, रूमर निकलेगा। पैसे वाले होंगे लेकिन बहुत लीचड़ आदमी हैं सर्वदमन बाबू। जब बेटी दामाद को अपना रहे हैं तो भोज भात करना चाहिए ना। सत्यनारायण भगवान की पंजीरी और चरणामृत बांट के सबको टरका देंगे। प्रैक्टिकल आदमी हैं सर्वदमन बाबू। आदमी को आजकल के युग में इतना ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। तीन तल्ला कोठी में प्रसाद के लिए इकट्ठा हो रहे लोग धीमी धीमी आवाज में एक दूसरे से कह रहे हैं। बरामदे से लगी सर्वदमन बाबू की आलीशान बैठकी है, जिसके दरवाजे पर भूस भरा एक बाघ खड़ा है, जिसका शिकार उनके दादाजी ने किया था। वैसे है तो ये तेंदुआ, लेकिन कहलाता बाघ है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे जमींदार होकर सर्वदमन बाबू अपने नौकरों के मुंह से राजा साहब पुकारे जाते हैं, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुआ उनका दामाद अब आईएएस कहा जाएगा। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा एक बार फिर हाजिर हूं बुक ट्यूब के इस नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है राम भक्त रंगबाज। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राकेश कायस्थ की लिखी हुई इस किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग ने। 240 पेजों की इस किताब की कीमत है 198 रुपये, जो अमेजन पर आपको छूट के साथ मिल सकती है। आइए इसी किताब से एक और दिलचस्प हिस्सा आपको सुनाते हैं। चौक वाले नौजवानों को अब आईएएस आईपीएस ना बन पाने का मलाल नहीं है। मंडल होली के रंग की तरह उतर चुका है। अब तो एक ही चीज है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बस बात खत्म। ये हिंदू हित क्या है, कौन बताएगा? अरे सुने नहीं, जब जगधारी बाबू बता रहे थे। कोई कंफ्यूजन हो तो अपने मोहल्ले में शलभ मणि त्रिपाठी जैसे विद्वान हैं, उनके पास जाकर समझ लो। जटाशंकर शर्मा और कमलेश सिंह दिन रात युवाओं में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं।
समझदार लोगों को अब जाकर कमलेश सिंह का ये बड़ा गेम समझ में आया है, जिसकी बात प्रोफेसर विनोद उस दिन ओझा जी की पान दुकान पर कर रहे थे। घड़ी टिक टिक करके चल रही है। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। होली कब गई, दशहरा कब आया और गया, ये पता ही नहीं चला। आज 3 अक्टूबर है और सुबह के 11 बज चुके हैं। सड़क पर कोई खास चहल पहल नहीं है। अचानक दुकान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई एक आकृति नजर आई। दुबली पतली काया, दूधिया रंग और बड़ी बड़ी आंखें। आशिक दुकान की दीवार पर लगी राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर देखता है। हाँ, एकदम सीता मैया ही लगती हैं, आभा दीदी। दीदी का पूरा नाम आभा अस्थाना है। आवाज धीमी है, लेकिन बोलती हैं तो लगता है जैसे गले में मिश्री घुली हो। जब शादी हुई थी उस वक्त अंग्रेजी में एमए कर रही थी। आगे लेक्चरर बनने का इरादा था, लेकिन गृहस्थी के जंजाल में भला नौकरी चाकरी किस तरह हो। बूढ़ी सास, पति और बेटे की देखभाल का जिम्मा आखिर उन्हीं पर तो है। आभा हफ्ते 10 दिन में एक बार किसी न किसी काम से आशिक की दुकान पर जरूर आती हैं। बसंती चाची एपिसोड के बाद आशिक ने औरतों से बातचीत कम कर दी है, लेकिन आभा दीदी की बात और है। आशिक 4x2 के दरवाजे से होता हुआ फौरन सावित्री बुटीक के काउंटर पर पहुंच गया। दीदी ने रंगाई के लिए एक पुराना दुपट्टा थमाते हुए उसे धानी रंग में रंगवाने की ताकीद की और इधर उधर की बातें करने लगी। घर परिवार का हाल, शमी और आयशा की बातें। कुछ देर रुकने के बाद वे मुद्दे पर आईं। आशिक, तुमने कभी मेरे घर के सामने वाले पीपल के पेड़ पर गिद्ध देखे हैं? सवाल कुछ अजीब था। थोड़ा सोचने के बाद आशिक ने कहा, हम तो नहीं देखे, लेकिन पेड़ है तो आ भी सकते हैं। आ सकते हैं ना? मैं भी यही कहती हूं कि गिद्ध फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन ये हैं कि मानते ही नहीं। कहते हैं गिद्ध पूरी तरह खत्म हो गए हैं। मुझे तो कई बार पेड़ पर बैठे दिखाई देते हैं। गिद्ध बहुत मनहूस होते हैं ना? आशिक की समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी कहना क्या चाहती हैं। आभा ने आगे बात बढ़ाई। मेरी नानी कहती थी गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौत हो। मुझे गिद्धों से घिन आती है। मैं अक्सर गिद्धों के सपने देखती हूं और बुरी तरह डर जाती हूं। अरे ना दीदी, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जटायु महाराज भी गिद्ध थे। रावण से सीता जी को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। सपने का क्या है, आदमी कुछ भी देख लेता है। बोलते वक्त आशिक लगातार आभा के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीदी उसकी बातों से बहुत संतुष्ट नहीं लग रही थी। अच्छा, एक काम कीजिए, बड़ा बाजार से राम रक्षा स्रोत मंगवाकर तकिए के नीचे रख लीजिएगा। गिद्धों के सपने आने बंद हो जाएंगे। सच बोल रहे हो भाई? पांडे बाबा का बताया उपाय है। किसी तरह का बुरा सपना नहीं आएगा। अगर बात गलत निकले तो मेरे नाम से काला कुत्ता पाल लीजिएगा। धत, आभा मुस्कुराई। चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून था। उसके जाने के बाद आशिक सोचने लगा कि आखिर आखिरी बार उसने गिद्ध कब देखा था। आप सुन रहे थे राकेश कायस्थ की किताब राम भक्त रंगबाज के अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए। आप हमें फॉलो करिए ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा हौसला बढ़ाइए। हम फिर एक नई किताब और उसके दिलचस्प हिस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।